मिडिल ईस्ट में एक बार फिर सुलग रहा है। अमेरिका ईरान में जंग छिड़ गई है, ऐसा लग रहा है। बम बारूद की लड़ाई के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के बीच जंग का फाइनल काउंटडाउन फिर शुरू हो गया है? क्योंकि लंबी लड़ाई के बाद दोनों देश एक टेबल पर आए थे। अमेरिका ईरान के बीच समझौता हुआ, 14 मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन ये 14 मुद्दों की डील क्या 28 दिन भी नहीं चली? क्योंकि ईरान के शहर एक बार फिर आग की भट्टी बन चुके हैं। वजह अमेरिका ने इस कार्रवाई को एक्शन का रिएक्शन बताते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। अब सवाल यह है कि क्या ईरान एक बार फिर इस युद्ध में जान की बाजी लगाने को तैयार है? क्योंकि जो ईरान को समझते जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ईरानियों की फितरत झुकने वाली नहीं। लेकिन सवाल यहाँ अमेरिका की साख का भी है। जो वर्ल्ड सुपर पावर का तमगा सीने पर लगाए ट्रंप घूमते हैं, क्या इस बार ईरान के साथ फाइनल वॉर छिड़ चुके हैं? इन सब मुद्दों पर अपने स्पेशल पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ देखिए 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौड़ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ माथुर सर भी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर से इस वक्त की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के बंदर अब्बास शहर पर अमेरिका ने हमले किए। बंदर अब्बास शहर के ईस्ट और वेस्ट में जोरदार धमाके हुए हैं। अमेरिकी सेना ने सीरिक पोर्ट को भी निशाना बनाया है। खाड़ी में भड़की युद्ध की इस आग से दुनिया एक बार फिर टेंशन में आ गई है कि क्या एक बार फिर अमेरिका ईरान की जंग में पूरी दुनिया पिसने वाली है। क्योंकि आपने देखा था कि मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से किस तरीके से बाकी देशों पर भी इसका असर लंबे वक्त तक पड़ा। जैसे ही सीज फायर हुआ उसके बाद इस बात को लेकर के लोगों के अंदर तसल्ली आई कि शायद अब राहत मिलेगी। लेकिन एक बार फिर से अब जब युद्ध विराम इस तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है तो सवाल उठने लाजमी है। और कर्नल उत्कर्ष राठौड़ जुड़े हुए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट। जनरल माथुर, पहले आपके पास आते हुए समझने की कोशिश करूंगी, क्या लग रहा है जिस युद्ध विराम को हम सब एक शांति का संकेत मान रहे थे, एक बार फिर से अब आप देखिए कई ऐसे शहर हैं जो टारगेट पर एक दूसरे के हैं। किस तरीके से इसको देखें? जय हिंद श्वेता। देखिए, इसके 2 दृष्टिकोण हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हम लगातार बात कर रहे हैं वो बेसिकली फ्लॉड था। वो फ्लॉड क्यों था? क्योंकि जो कोर इश्यूज हैं न्यूक्लियर, कोर इशू है मिसाइल प्रोग्राम, कोर इशू है प्रॉक्सी, कोर इशू है आपकी रेजिम, कोर इशू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक बर्नर में रखा गया था। तो शुरू से आखिर तक ये लग रहा था कि ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार का जन सैलाब खामेनेई के अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में उमड़ के पड़ा है, उसका असर अमेरिका के ऊपर हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत तिलमिलाए हुए थे कि किस प्रकार से इतना बड़ा उनको जन समर्थन मिल रहा है। और ईरान के कुछ नेताओं ने इसको एक प्रकार का जनसंपर्क का और एक जनमत संग्रह का की संज्ञा भी दी थी। तो उससे वो परेशान थे और उनको लग रहा था कि किसी ना किसी प्रकार से अब उनको कुछ करने के लिए मौका मिलना चाहिए, और ईरान ने वो मौका उन्हें दे दिया। ये जो चीज है, जब ईरान ने उन 3 जहाजों के ऊपर हमले किए, उससे अमेरिका को एक मौका मिल गया। देखिए आज हैं कहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति अंकारा में बैठे हुए हैं, बिल्कुल मिडिल ईस्ट में, और वो वहां से उन्होंने इस बात का हुक्म दिया कि आप 80 जगह पर हमले कर दीजिए। श्वेता, ये छोटा हमला नहीं है। जब पूरी फुल फ्लेजेड वॉर हो रही थी तो 24 घंटे में 100-150 हमले होते थे। अब कुछ घंटों में इन्होंने 80 जगह पर हमले किए हैं। ये पूरा फुल फ्लेजेड मेरे हिसाब से पावरफुल अटैक किया है अमेरिका ने, और उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। एक इसका जो बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है, ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टेंट जो म्यूचुअल ट्रस्ट था, ट्रस्ट डेफिसिट जो इतना बढ़ गया था, वो और बढ़ गया है कि अब आपने अंतिम यात्रा के दौरान 2 दिन बाकी हैं, आपने इतना बड़ा हमला कर दिया, तो वो ट्रस्ट। और ये मामला सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। और हमने अभी तक के लड़ाई में देखा है सर कि ईरान ने किस तरह से जवाब, ईरान ने बिल्कुल हार नहीं मानी। ईरान की फितरत को हम सब अच्छे से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ऐसे में रिटेलिएशन किस तरीके से ईरान की तरफ से होगा वो देखना होगा। मैं आती हूँ आपके पास राठौर सर, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी हमले शुरू कर दिए। बड़ी जानकारी मिल रही है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रडार और 60 से ज्यादा छोटी नाव को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने इसे ईरानी हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई बताया। आपको बताएं कि हॉर्मुज में 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला हुआ था, जिनमें मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला MT अल रियाद, सऊदी अरब के झंडे वाला MT वेदान और लाइबेरिया के झंडे वाला MT साइप्रस प्रोस्पेरिटी जहाज शामिल था। ऐसे में अमेरिका ने ईरान पर समझौते के उल्लंघन के आरोप लगाए और फिर हमला किया।
और कर्नल राठौर का रुख कर लेते। कर्नल राठौर, भले ही अमेरिका इसे जवाबी कार्रवाई बता रहा हो, रिटेलिएशन बता रहा हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अमेरिका अपने हिसाब से हमले कर रहा है। श्वेता, देखिए जरा 2 मिनट के लिए हम ईरान अमेरिका वॉर से हट के बात करें। जो कोर इशू है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इसको इंटरनेशनल वाटरवे है, स्वतंत्र होना चाहिए और वो हमारे सभी के हक में है। ईरान ने इसको कब्जा करके रखा है। इसको जब इन्होंने कब्जा करके रखा है तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण ये कि अगर ये कब्जा जारी रहता है तो ईरान दुनिया के 20% एनर्जी सप्लाई को प्रभावित करेगा। ईरान वो सारे खाड़ी देशों का जिनका तेल वहां से निकलता है उनके एक्सपोर्ट को प्रभावित करेगा, उनके इंपोर्ट को भी प्रभावित कर रहा है। तो ईरान यहां पर गलत है, सरासर गलत है। और अप्रैल से लेकर जुलाई के महीने में इन्होंने कम से कम 8 बार सिविलियन शिपिंग पे हमला किया है। तो ये जो चीज चल रही है ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। इसके अंदर जो ये डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, फ्लिप फ्लॉप, इसका फायदा उठा करके IRGC कर रहा है। अभी जनरल माथुर बात कर रहे थे MOU की। MOU का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है कि जब तक एक युद्ध की निर्णायक स्थिति ना आ जाए, आप संधि करते हैं क्या? तो बिना युद्ध की निर्णायक स्थिति में आए बगैर आपने संधि की और ये सोचा सब तो सर, निर्णायक स्थिति क्या हो सकती थी? दोनों ही देश झुकने को तैयार नहीं थे। निर्णायक स्थिति ये होती कि कम से कम डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज खुलवाते और ईरान को मजबूर करते। अभी मैं ईरान या अमेरिका या इजराइल का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ईरान जो कर रहा है गलत है। इंटरनेशनल वाटरवे पे कब्जा करने का एक ऐसी नजीर पेश कर रहा है कि दुनिया में कई जगह ये चीज दोहराई जाएगी भविष्य में, और जब चाहेगा ईरान इसको बंद करेगा। इसकी वजह से लोग लेकिन बिल्कुल सही आप सर कह रहे हैं, ईरान इस अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो वाकई गलत है। लेकिन जनरल माथुर, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या ये विकल्प भी अमेरिका ने ईरान को नहीं दिया? क्या ये विकल्प, इतना पावर ईरान के पास है, उसका एहसास अमेरिका ने ईरान को नहीं करवाया? नहीं, बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी घटना की तरफ इशारा देता हूं। देखिए, आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व जब खामनेई मौजूद थे, खामनेई के जो डिफेंस एडवाइजर थे, उनसे एक इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था कि आपके ऊपर 47 वर्षों से इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं, आपको आर्थिक रूप से इनको तोड़ के रख दिया है, तो फिर आप हॉर्मुज को क्यों कुछ नहीं करते? उससे आपको लाभ मिल सकता है। ये बात उस समय से ईरान को मालूम थी और उनका जवाब था कि जब ईरान पर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगा तब ईरान इस चीज को भी करेगा। और मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो हमला किया उससे कहीं ना कहीं ईरान को इतना नुकसान हुआ, उनकी लीडरशिप को, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को, कि उनको लगा कि अब समय है कि हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं और इस पर कब्जा कर सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा कि जब आप अपने मिलिट्री प्लान को उम्मीद के ऊपर बेस करते हो, अमेरिका ने अपना पूरा का पूरा मिलिट्री प्लान था एक उम्मीद पर उसको आधारित किया, और वो उम्मीद ये थी कि हम अगर टॉप हायरार्की ईरान की खत्म कर देंगे तो बात शतरंज के खेल की तरह बादशाह खत्म और गेम ओवर। वो हुआ नहीं। देखिए, एक बात और मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भी सोच समझ कर काम स्ट्रेटेजी बनाने वाला होता तो वो पहले हॉर्मुज पर ब्लॉकेड लगाता, फिर ईरान के ऊपर हमले करता, ताकि हॉर्मुज में इनिशिएटिव आपके पास रहता। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा नहीं था, और ये नहीं सोचने के कारण से ईरान को इसका लाभ मिला। और जब ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया तो फिर आपने आकर के उसको एक ब्लॉकेड अपनी तरफ से लगाने की कोशिश करी, जो कि कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव और हुआ। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉल्टी थी। लेकिन किसी भी इंटरनेशनल, बिल्कुल अमेरिका को लगा कि वेनेजुएला की तरह वो आसानी से यहां पर भी उसी तरीके का एक्शन लेगा और कुछ ही दिनों में चीजें उसके हाथ में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही वजह है कि अभी भी हम स्थिति जस की तस देख रहे हैं। सर, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। देखिए, अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी दावा किया है कि जो आरोप अमेरिका लगा रहा है वही आरोप अब ईरान ने लगाए। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने MOU का उल्लंघन किया। अमेरिका ने तेल बिक्री प्रतिबंध में दी राहत खत्म की। अमेरिका ने धारा 10 का उल्लंघन किया। साथ ही कहा कि समझौते का उल्लंघन अमेरिका की बुरी नीयत का सबूत है।
तो कर्नल राठौर, आपने सुना कि कैसे ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो समझौते की शर्तें हैं, जो सीज फायर की शर्तें हैं, उसका उल्लंघन बार बार अमेरिका कर रहा है। हमने देखा है कि ईरान कितना डटा हुआ शुरू से नजर आया हमें, एक जिद्दी की तरह से। उसने किसी भी बात से, किसी भी मीडिएशन से शुरू से इनकार किया, कि उसको पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक कमजोर नब्ज न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अब एक बार फिर से वैसी स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है और दोनों ही देश एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए श्वेता, यहाँ पर जो है ईरान ने अमेरिकन लीडरशिप को बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है और वहां पर उनको ये चीज का आभास हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप एक शांति वार्ता या संधि के लिए ज्यादा आतुर नजर आ रहे हैं ईरान से। ये चीज मत भूलिए कि ईरान में अभी 3rd लेवल की लीडरशिप काम कर रही है, 3rd या 4th स्ट्रीट, बाकी सब मारे जा चुके हैं। और उसके बाद भी उन्होंने जब बनवाया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको पढ़ के लगता था, मैं सीक्रेटली बहुत खुश हुआ ईरान के लिए, क्योंकि उसमें अमेरिका की पराजय थी। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो है प्रिंसिपल बेस्ड, कि ईरान जो अब कर रहा है ये ओवर एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, जो कि सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अभी अंकारा में है, देखिए वो नेटो के लीडर्स से बात करेंगे जो अपनी एक सेपरेट मुहिम चला रहे हैं हॉर्मुज को खोलने की। फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, वो उनको कोशिश करेंगे कि वो अमेरिका के साथ आए ताकि हॉर्मुज खोला जा सके। जिद्दी कंट्री है। आज उन्होंने 5th बहरीन पे अटैक कर दिया, कतर पे अटैक कर दिया, यहां तक जिसकी दोस्ती का दम बढ़ता था ईरान, ओमान ने भी क्रिटिसाइज किया है। ओमान ने भी क्रिटिसाइज किया है, कतारी और सऊदी अरेबियन टैंकर के ऊपर निशाना मारा है। तो ये जो चल रहा है, या तो वहां पे कोई लीडरशिप नहीं है, बहुत रेकलेस गेम चल रहा है और इसकी ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। सारे प्रकरण में अगर कोई मुस्कुरा रहा है वो है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। वो जाकर ट्रंप को बोलेंगे फोन पर, आई टोल्ड यू, कि यही होगा। और यही वो कहेंगे, देखिए मेरे साथ ना आने का नतीजा है, आई टोल्ड यू अर्लियर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कर्नल राठौर, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इसकी कीमत न सिर्फ ईरान बल्कि बाकी देश भी चुका चुके हैं ऑलरेडी, और फिर से एक बार ये आशंका गहराने लगी। आप बने रहे हमारे साथ। मेजर, आपके पास भी जनरल माथुर, आती हूँ मैं आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर ये भी है कि अमेरिका हमलों के बाद ईरान ने दावा किया है कि वो अमेरिका का करारा जवाब देगा। हॉर्मुज पर किसी और का दखल मंजूर नहीं, ईरान के तय किए गए रूट से ही जहाज गुजर सकते हैं। यानी सीधी सीधी अमेरिका को, या यूं कहे ट्रंप को चुनौती है कि इस हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो अब ईरान क्या करता है ये देखना होगा। और क्योंकि सीज फायर अभी चल रहा है, बहुत वक्त हुआ नहीं है, बावजूद इसके जिस तरह के हमले किए गए हैं और एक बड़े स्केल पर हमले किए गए हैं, उसे देखकर अब लग रहा है कि ईरान भी जाहिर तौर पर फिर से हो सकता है कि आसपास के देशों पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करे। और जनरल माथुर, ईरान ने कह दिया है कि जैसा हमला किया गया है उसके दोगुने रफ्तार से हम हमले का जवाब देंगे। यानी एक बार फिर से आप इस जंग को तेजी के साथ छिड़ता हुआ देख रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल 100% ये बात मैं पिछले 3-4 दिन से अलग अलग जगह कह रहा हूं कि ये भीषणता इसमें आएगी। उसकी वजह बार बार वही है कि जब तक आप कोर इश्यूज के ऊपर कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी इस प्रकार के समझौते की सफलता का कोई वजह नहीं हो सकती। देखिए, अब जब ईरान इतनी बात कर रहा है कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पहला हमला इस प्रकरण में ईरान की तरफ से हुआ है। ईरान ने 3 कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर अपने ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है। ये जो सीज फायर का उल्लंघन है, मेरा मानना है कि वो ईरान की तरफ से हुआ है। तो उसमें अब ईरान को मेरे ख्याल से कुछ कह सकने की संभावना की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बात इससे और उभर करके सामने आती है। देखिए, जब ये MOU साइन हुआ, तब अचानक से असेंडेंसी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो ईरान में था, वो कहीं ना कहीं उभर करके नजर आई कि अरागची ने जाकर के, पजाश्किन ने जाकर के बातचीत करके और एक समझौता करवा दिया। तो IRGC कट ऑफ अपने आप को महसूस कर रहा था। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट रुतबे हैं इस समुदाय में, और वो रुतबे हैं शहीदी और बदला। और IRGC बदले की आग में दहक रहा है। और जो गैप नजर आ रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप में और IRGC में, कहीं ना कहीं उसी गैप का नतीजा है कि IRGC ने
ऐसे समय में जब 2 दिन और आपकी अंतिम यात्रा के बकाया हैं, और ऐसे समय में जब प्रयास किया जा रहा है कि कोई कुछ इस प्रकार का संघर्ष आगे न बढ़े, आपने जाकर के 3 जहाजों पर हमला कर दिया। देखिए, आप अगर मान लीजिए इंटरनेशनल वाटरवे को नहीं भी मानते हैं, तो जो ओमान के टेरिटोरियल वाटर में से जहाज जा रहा है, उस पर हमला करने का किसी तरीके से उनके ऊपर हक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मैं भी एक तरफ हूं स्टेट तो ऑफ सर, हॉर्मुज ईरान ने ऐसा किया क्यों? ईरान ने क्यों किया ऐसा? ईरान का क्या मकसद है इसके पीछे? वही बता रहा हूं कि आपको जो 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 बदला, जो डिफरेंस जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में और आईआरजीसी में है, वो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है। और देखिए, जो ये उन्होंने मौका दिया है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार की सफलता ईरान को मिलती हुई नजर आ रही थी इस अंतिम यात्रा के दौरान। देखिए, कई दफा कहा गया कि अंतिम यात्रा सिर्फ मजहबी सफर नहीं था, ये एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन था, और पूरी दुनिया में उन्होंने शक्ति का और एक का प्रदर्शन उन्होंने करने की कोशिश की। ऐसे समय में अमेरिका चाह रहा था कि इसको कोई मौका मिले, और आईआरजीसी ने वो मौका अमेरिका को एक प्लेटर में ला करके दे दिया, और अमेरिका वहां से उनके ऊपर लगातार यानी दोनों ही देश कागजों पर भले ही इस एमओयू पर सहमत हैं, जो संधि हुई उसको लेकर के सहमत हैं, लेकिन अंदर अंदर बदले की आग में दोनों ही देश जल रहे हैं, और इसीलिए जरा सा मौका पाते ही दोनों देश इस तरह के हमले फिर से करने लगते हैं। इसको समझना मुश्किल नहीं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिकी हमले के बाद इराक से रवाना हुए ईरानी राष्ट्रपति इराक के नजफ शहर से तेहरान रवाना हो गए हैं पेजेश्कियन। बताया कि खामेनेई का जनाजा इराक के नजफ शहर में निकाला जा रहा था, जहां राष्ट्रपति पेजेश्कियन भी शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन अमेरिकी हमलों के बाद वो लौट आए हैं। सवाल यह कि क्या ये युद्ध और भड़कने वाला है? उनके लौटने को किस तरीके से देखें, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कर्नल राठौर, किस तरीके से देखें बीच में से लौटकर जाना राष्ट्रपति का क्या बताता है? क्या अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है? देखिए, यहाँ पर एक जो लीडरशिप का इशू जनरल माथुर कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आईआरजीसी जो है वो सेम पेज पर नहीं है लीडरशिप के। अगर आपके राष्ट्रपति बाहर देश में हैं तो आप इतना बड़ा कैसे फैसला ले सकते हैं? अगर आपके देश में इतना बड़ा एक इवेंट चल रहा है, लास्ट जर्नी ऑफ सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आईआरजीसी अगर रेकलेसनेस दिखा रही है, तो अगर कल को युद्ध शुरू होगा तो आईआरजीसी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि बीच में आप ये जो तीनों थे, पेजेश्कियान हैं, कालीबाफ हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं आरागची, इन सबको साइड लाइन कर दिया गया था, ऐसी खबरें आ रही थी। तो आईआरजीसी इसको लीड कर रहा है, और इतना बड़ा उसने एक दुस्साहस किया है कि जो कि युद्ध को फिर से शुरू कर सकता है। इंटरनेशनल वाटरवे को आपने रोका है, दूसरे देश के जहाजों पे अटैक कर रहे हैं, तो हर तरीके से उनको ये हक है कि वो रिटेलिएट करें। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में एक अमेरिकन स्ट्राइक बनेगी, जो कि बिल्कुल वही होगी जो हमने मार्च के पहले हफ्ते में ईरान के अंदर देखी थी। ईरान ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। बिल्कुल कर्नल राठौर, और देखिए जिस बात की आशंका थी एक बार फिर से वो अब होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान युद्ध का फिर से कच्चे तेल के दामों पर असर पड़ा है। कच्चे तेल के दामों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है, और इसी बात का खतरा, इसी बात का अंदेशा पूरी दुनिया को था कि अगर फिर से जंग छिड़ती है, उस हालात में सिर्फ असर इन दोनों देशों पर नहीं बल्कि इनसे कहीं ज्यादा असर बाकी उन देशों पर पहुंचेगा जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। कच्चे तेल के दामों में 3% की बढ़ोतरी हुई है, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि फिर से वर्ल्ड इकोनॉमी पर एक बड़ा असर पड़ेगा। जनरल माथुर, कच्चे तेल के दाम 3% से ज्यादा फिर बढ़ गए हैं, और अगर जंग इस तरह से आगे और खिंचती हुई नजर आती है, अगर हमले तेज हुए, तो एक बार फिर से वही स्थिति आएगी जो कुछ वक्त पहले थी, युद्ध विराम से पहले। बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कर रही हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, क्या होता है कि जिस समय युद्ध शुरू हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि जो कच्चे तेल की कीमत है वो 150-200 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंचेगी। इसका वो असर नहीं हुआ। तो असर कुछ बढ़ रहा है, कुछ कम हो रहा है।
कोई ना कोई प्रयास अमेरिका और बाकी देश पूरे विश्व की तरफ से इस बात का चल रहा है कि इसका बहुत ज्यादा असर ना हो। देखिए, इतना समय हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित किए, बहुत सारे देशों ने बहुत सारे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं और वो इन प्लेस हो गए हैं। जो निर्भरता ऊर्जा की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 28 फरवरी से पहले थी, मुझे लगता है वो काफी कम, उसमें परसेंटेज में कमी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके ऊपर असर नहीं होगा और उसका कोई वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर नहीं हो रहा है, लेकिन जितना इस भीषणता को बढ़ने से होना चाहिए था, उतना असर नहीं होने का तरीका दूसरे देश ढूंढ रहे हैं। तो ईरान यहां भी कहीं ना कहीं आपको पीछे पीछे जाता हुआ नजर आएगा कि जब आपकी इतनी जबरदस्त निर्भरता जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है वो भी कम होगी, तब आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपका जो परमाणु बम है वो नॉर्मल बम में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद। अब जहां तक सवाल वैश्विक अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का है, देखिए, जो भी देश जो ऊर्जा के आवागमन को कंट्रोल करता है वो विश्व के बाजार को कंट्रोल कर सकता है। यही एक इंपॉर्टेंट कारण भी था श्वेता, अमेरिका ने क्यों ईरान के ऊपर इस प्रकार से हमला किया। उनका एक कहीं ना कहीं मकसद, 4-5 उन्होंने अपने एम्स बताए थे, लेकिन एक एम ये भी था कि वो ऊर्जा के कंट्रोल के ऊपर नियंत्रण करे। पहले उन्होंने वेनेजुएला किया, वहां का तेल अपने कब्जे में लिया, फिर बाधित करवा दिया उन्होंने इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। उसका लाभ अमेरिका को हुआ। आधी से ज्यादा दुनिया आज अमेरिका से ज्यादा दामों में गैस और तेल खरीद रही है। अमेरिका वहां भी डॉलर में, तो अमेरिका का जो पूरा ओवरऑल जो गेम था वो गेम बहुत ज्यादा बहुत 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 जबरदस्त उन्होंने प्लानिंग करके ये गेम खेला था, लेकिन जितना असर होना चाहिए उतना इनका असर हुआ नहीं। लेकिन सवाल अब सबके मन में सर ये है कि क्या ईरान अमेरिका की जो डील हुई थी वो पूरी तरह से फेल हो गई? क्या 14 समझौते 28 दिन भी नहीं चले? इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को बताते हैं कि वो 14 समझौते कौन से हैं जो पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच तय हुए थे। तो कौन कौन से वो 14 शर्तें थी जिस पर दोनों देश राजी हुए थे? तो देखिए क्या थे। लेबनान ईरान समेत सभी मोर्चों पर तुरंत युद्ध बंद करना होगा, इस पर सहमति थी। अमेरिका इजराइल फिर युद्ध नहीं छिड़ेगा, इसकी गारंटी ईरान ने मांगी थी। इजराइल की ओर से सुरक्षा की अमेरिका गारंटी देगा, ये तमाम शर्तें ईरान ने रखी थी। होर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी फौरन हटाई जाएगी, इस शर्त पर भी दोनों राजी हुए थे। ईरानी जहाजों समुद्री व्यापार पर पाबंदियां खत्म होगी और इसके अलावा 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार पहले की तरह बहाल होगा, यह भी शर्त में शामिल था। होर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोल दिया जाएगा सबके लिए और इसके अलावा ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। शुरुआत में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा, इस पर सहमति हुई थी। ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे और साथ ही साथ जो 14 समझौते थे उसमें यह भी था कि अमेरिका प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रतिबंध हटाने पर आगे विचार जो है वो करेगा। ईरान के आसपास सेना की मौजूदगी को भी अमेरिका को कम करना होगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, 60% एनरिच्ड यूरेनियम पर बात होगी। और चौथा जो समझौता था परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध में राहत जैसे मुद्दों पर 60 दिन के भीतर चर्चा होगी। तो ये वो 14 समझौते थे जिस पर दोनों देश सहमत हुए थे, लेकिन देखिए अभी कुछ ही दिन बीते हैं और एक बार फिर से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले करने लगे हैं। बड़ी खबर यह भी है कि कुवैत के अली सलेम मिलिट्री बेस पर हमले की खबर इस वक्त सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी मीडिया ने यानी अब अमेरिका का बदला उसके साथियों से ले रहा है। बताया जा रहा है पूरे कुवैत में एयर सायरन बज रहे हैं। तो इससे पहले भी ईरान ने यह किया था। कर्नल राठौर, ईरान ने इसके पहले भी आपने देखा था कि ईरान को बहुत स्ट्रैटेजिकली ये पता है कि कमजोर नब्ज कहां है। उन्होंने पहले भी जो हमले किए वो अमेरिका के साथियों पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए। अब एक बार फिर से लगता है उसी स्ट्रैटेजी के साथ ईरान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए श्वेता, ऐसा है कि फुल फ्लेश्ड वॉर को बंद हुए काफी दिन हो गया है और ईरान ने इसके दौरान अपनी ड्रोन और मिसाइल्स की भरपाई कर ली है और कभी भी ईरान के दुस्साहस का अमेरिका या इजराइल ने खुलकर जवाब नहीं दिया जिस इंटेंसिटी से देना चाहिए था। और इस वजह से ईरान में वो जो दुस्साहस है वो बढ़ता जा रहा है और ईरान ने फिर हमला किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इज्जत और बेइज्जती में फर्क समझ में नहीं आता है। अगर आपके गल्फ कंट्रीज में बेसिस के ऊपर और आपके जो सारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन पे हमले हो रहे हैं, इसका मतलब क्या? मतलब साफ है कि ये इस तरीके जैसे मेनलैंड अमेरिका के ऊपर ईरानी मिसाइल जाकर गिर जाए, लेकिन वो उस तरीके का जवाब नहीं दे रहे। थोड़ी देर पहले आपने बात की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ईरानी लीडरशिप समझती नहीं है कि इनको
एक बहुत ही अच्छा और फेवरेबल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिल गया था, जिससे अपना ये आइसोलेशन खत्म करते, अपना वॉर बंद करते और अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते। ये कहीं भी अमेरिका के या इजराइल के हक में नहीं था MOU जो इनको मिल गया था, लेकिन ये नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पर कहीं पर दो फाड़ है लीडरशिप में। एक कोई लीडरशिप है जो एग्रेसिवनेस दिखा रही है और वो वॉर को फिर से लगता है प्रेसिपिटेट करेगी। बड़ी बात कही सर आपने। जनरल माथुर, जिस तरह की बात कर्नल राठौर भी बता रहे हैं कि जो हमने समझौते भी दिखाए, जो शर्तें दिखाई, उसमें ज्यादातर शर्तें ऐसी थी जो ईरान के हक में थी। ईरान ने अपनी बातें उस शर्तों में शामिल की और अमेरिका उस पर राजी भी हुआ। ऐसे में ईरान के पास मौका था कि वो आगे बढ़े, उनके जो फ्रीज फंड है उन्हें रिलीज करवाए और अपने देश को आगे तरक्की में बढ़ाए। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी जानकारी है कि अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया है। IRGC ने दावा किया। ईरान के दक्षिण हिस्से में MQ-9 ड्रोन ढेर किया है IRGC का ये बड़ा दावा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा समझाने की कोशिश हम करेंगे कि ये जो युद्ध है अगर भड़कता है फिर से, और कैसे भड़का, आखिर ऐसा क्या हुआ कि समझौते के बीच ये युद्ध फिर से भड़क गया। तो हुआ क्या कि ईरान अमेरिका में ये जंग फिर से शुरू हो गई है। राउंड 2 की शुरुआत इसे माना जा रहा है। हुर्मुज में CNTC सेंटकॉम के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले हैं। हुर्मुज में सेंटकॉम के ताबड़तोड़ हमले, ईरान के 80 से ज्यादा ठिकाने टारगेट किए गए। और आपको ये भी बताएं कि अमेरिका ने हुर्मुज में ईरानी हमलों का जवाब इसे बताया है। हुर्मुज में 3 कमर्शियल जहाजों पर दरअसल हमले हुए थे। ईरान के बंदर अब्बास, केशब और सिरिक में उसके बाद धमाकों की आवाज सुनी गई है। सीज फायर के बाद अमेरिका का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया, ईरान ये दावा कर रहा है, जबकि यही बात अमेरिका ईरान के लिए कह रहा है। वॉशिंगटन ने तेहरान को तेल प्रतिबंधों में राहत जो दी थी उसे खत्म की। स्टेट ऑफ हुर्मुज में टेंशन के बाद कच्चे तेल के दामों में एक बार फिर से 3% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। यानी कि युद्ध का जो असर है वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे युद्ध फिर से शुरू हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। ईरान और अमेरिका में ये जंग फिर से छिड़ती हुई नजर आ रही है। जनरल माथुर, जो बात हम कर रहे थे कि जो शर्तें थी उसमें ज्यादातर ऐसी शर्तें थी जो ईरान के हक में थी, फिर ऐसा क्यों? फिर आखिर ईरान क्या चाहता है? श्वेता, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ईरान जो है, और खास करके जो ईरान की मिलिट्री IRGC लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप भी नहीं कहूंगा, IRGC की जो लीडरशिप है वो इस डिल्यूजन में है कि उनकी वजह से उन्होंने मार लगाई अमेरिका को, तो अमेरिका और इजराइल घुटने पे आ गए और वो हमसे भीख मांग रहे हैं। ये डिल्यूजन है ईरान IRGC के अंदर, और उनको इस वजह से वो ये समझ रहे हैं कि हमने ये कर दिया, अब हम और ज्यादा इनको दबा सकते हैं और अमेरिका को हम बिल्कुल घुटनों पर लाके अमेरिका को खत्म कर सकते हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की मानसिकता उनके अंदर उभर करके आई है। बिल्कुल क्लियर है कि इस समझौते को जो कहा जा रहा था कि ये वर्चुअल सरेंडर है अमेरिका के द्वारा, अगर वो भी आपको मंजूर नहीं है तो आप क्या चाहते हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े, आप यूनाइटेड नेशंस बन जाएं, आप दुनिया के राजा बन जाएं? ये संभव नहीं है। और अब आप देखिएगा, अब अगर ये जो श्वेता, अगर ये दोबारा भड़कती है आग, जो कि मुझे लग रहा है भड़कती हुई नजर आ रही है, ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ईरान, आप कब तक जो जिहाद से जन्नत तक का सफर है उसके रुतबे पर कब तक आप सफर कर सकते हैं? आज ईरान के बीच से इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं कि भाई आप जाकर के किस लेवल तक ईरान को ला करके खड़ा करना चाहते हैं। आज आप $1 में 20 लाख रियाल में $1 आ रहा है। आपकी करेंसी समाप्त है, आपका 40% आपका वहां पर डेवस्टेशन हो चुका है। आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस सब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पा चुके हैं। तो और क्या आप चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं ईरान को? बड़ी बात कह रहे हैं। तो ये मेरा मानना है। जनरल माथुर, कर्नल राठौर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी इस चर्चा में जब आगे और भी अपडेट्स आएंगे हम बात करेंगे, दर्शकों को अपडेट्स भी देंगे। लेकिन